गुड इवनिंग टू यू ऑल। देखें, आज हम टेस्ट सीरीज जो हमने 70th बीपीएससी के लिए शुरू किया है, उसके पहले टेस्ट के पॉलिटी सेक्शन के प्रश्नों को डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला प्रश्न, और थोड़ा सा प्रश्नों को डिस्कस करने के पहले दो तीन चीजों को और इंडिकेट करना चाहूंगा, क्योंकि अगर आप प्रश्नों को देखें तो दो प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। जो क्वेश्चंस हैं उनको हम दो श्रेणियों में क्लासिफाई कर सकते हैं। एक जो 7 to 8 मार्क्स वाले प्रश्न हैं, जिनको मोटा मोटी आप लेकर के चलें 90 प्लस माइनस शब्दों में आपको लिखना है, और मोटा मोटी इसके लिए जो आपके पास समय है वो समय 4 मिनट का समय है। 4 मिनट में आपको इसको रिस्पॉन्ड करना है। दूसरा है, इसको कहा गया है शॉर्ट आंसर, क्योंकि नोट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो शॉर्ट नोट्स केवल हिस्ट्री सेक्शन में पूछे जा रहे हैं, अदरवाइज जो पूछे जा रहे हैं वो शॉर्ट आंसर के फॉर्म में पूछे जा रहे हैं। और दूसरी कैटेगरी जो प्रश्नों की है वह आपको है फुल क्वेश्चन कर सकते, जिन्हें मोटा मोटी 450 प्लस माइनस शब्दों में लिखना है, और जिसके लिए मोटा मोटी आप लेकर के चले समय आपके पास है 22 मिनट्स का समय। समस्या है शॉर्ट नोट्स को लिखने में। जैसे एक प्रश्न मैं पिक करता और उन प्रश्नों के कंटेक्स्ट में राइटिंग स्किल डेवलपमेंट पर मैं चर्चा करूंगा, क्योंकि एक बात मैं बार बार कहता हूं कि मेरे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है कि उस जादू की छड़ी को चमकाऊं और आप लिखने लग जाए, और ना ही आपके पास जादू की ऐसी कोई छड़ी है कि उसको हाथ में लें और अचानक से राइटिंग स्किल डेवलप कर जाए। पहला प्रश्न जो मैं पिक कर रहा हूं, प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 1A। क्या आपको लगता है कि भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया संघवाद की मूल भावनाओं के अनुरूप है? अगर हां तो कहां तक? अगर हां तो कहां तक?
Do you think that in India, constitutional amendment process is in accordance with the basic spirit of federalism? Yes. If yes, then how far? अब जरा आप जाकर के देखें, जब भी प्रश्न आपके सामने होता तो आप लोग क्या करते हो? प्रश्न में कंफर्ट जोन तलाशते हो। और इस प्रश्न का कंफर्ट जोन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोसेस, ये कंफर्ट जोन है। और आप समझाना शुरू करोगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोसेस क्या है, पहले उसको समझाओगे और फिर आपका ध्यान जाएगा, अच्छा संघवाद के संदर्भ में पूछा जा रहा है, फिर आप संघवाद समझाओगे। नहीं तो फुल क्वेश्चन और शॉर्ट नोट्स के फर्क को समझिए यहां पर। और इसी के कंटेक्स्ट में जिस चीज को मैं पिक करने जा रहा वह है हाउ टू राइट गुड आंसर। अच्छे उत्तर कैसे लिखें। और अगर इस कंटेक्स्ट में हम जाकर के देखें तो इसमें अक्सर मैं कहता हूं करना क्या है, पहला काम जो हमें करना है, पहला काम हमें करना है डिमांड ऑफ क्वेश्चन को पहचानना। ये सबसे पहला काम है। और डिमांड ऑफ क्वेश्चन को पहचानने में हेल्पफुल क्या है? डिमांड ऑफ क्वेश्चन को पहचानने में सहायक क्या है? तो डिमांड ऑफ क्वेश्चन को आइडेंटिफिकेशन में सहायक बनकर के आता है प्रश्न में मौजूद तकनीकी शब्द। क्या प्रश्न में तकनीकी शब्द क्या मौजूद है और वह तकनीकी शब्द डिमांड ऑफ क्वेश्चन के कंटेक्स्ट में क्या इशारा कर रहा। अब अगर इस चीज को पिछले प्रश्न पर हम लागू करके देखें तो हम क्या पाएंगे? पूछा जा रहा है, क्या आपको लगता है? तो यहां पर क्या पूछा जा रहा? योर ओपिनियन, आपकी राय, आपके विचार पूछे जा रहे हैं। किसके कंटेक्स्ट में? किसके कंटेक्स्ट में? तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोसेस है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोसेस नहीं, उस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोसेस विस फेडरलिज्म नहीं, यह जो है इसके अनुरूप या है या नहीं, प्रश्न यही है। नहीं, इतनी बातें स्पष्ट हुई। अगेन हम लौटे तो पूछा जा रहा है अगर हां
तो कहां तक? इसका मतलब यह हुआ कि हमें इस प्रश्न पर ऑब्जेक्टिव तरीके से विचार करना। ऑब्जेक्टिविटी रिक्वायर्ड। नहीं, इसका मतलब यह है कि कहां in accordance with federal spirit और कहां तक यह against the federal spirit। कहां तक यह संघवाद की मूल भावनाओं के अनुरूप है और कहां तक यह संघवाद की मूल भावनाओं को क्या करता है? बाईपास करता है, वह उसको वायलेट करता है। यही कंटेक्स्ट है ना। अब अगर आप जाकर के देखें तो जब आपने डिमांड ऑफ क्वेश्चन को आइडेंटिफाई कर लिया है, तो डिमांड ऑफ क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करने के बाद आपको क्या करना है? नहीं, उसको स्ट्रक्चर करें। नाउ structure your answer। स्ट्रक्चर भी करना है और जब स्ट्रक्चर तैयार हो गया तो क्या करना है? रिव्यू इट। अब स्ट्रक्चर जो उसका हम तैयार करेंगे, उस स्ट्रक्चर को तैयार करने के क्रम में हमें क्या देखना है? तो स्ट्रक्चर को तैयार जब हम करेंगे तो यहां पर हमें देखना है स्टार्ट कहां से करेंगे। बॉडी पार्ट में किन किन चीजों को डालेंगे? और तीसरा, कंक्लूड कहां पर जाकर करेंगे? ठीक है। तो अब इससे क्या हुआ? एक फॉर्मेट हमारा जो आंसर का है, लिखने के पहले एक फॉर्मेट तैयार हो गया। अब इस फॉर्मेट को रिव्यू हमें करना है। जब इस फॉर्मेट को हम रिव्यू करेंगे तो किन चीजों पर हमें विचार करना है? तो रिव्यू करते हुए हमें देखना है कोई महत्वपूर्ण बिंदु छूट तो नहीं गए हैं। नहीं, इंपॉर्टेंट पॉइंट मिसिंग। और अगर मिसिंग है तो उसको क्या करेंगे? एडिशन। एक ये काम करेंगे। नहीं, रिव्यू करने के क्रम में क्या करेंगे? कुछ जोड़ेंगे तो कुछ चीजों को डिलीट भी करना होगा। जो अनइंपॉर्टेंट पार्ट हैं या जो
लेस इंपॉर्टेंट पार्ट, उनको डिलीट करेंगे। और तीसरा काम हम क्या करेंगे, लॉजिकल लिंकेजेस को हम इंश्योर करेंगे। पहला बिंदु, दूसरा बिंदु, तीसरा बिंदु, लॉजिकल लिंकेजेस को हम इंश्योर करेंगे। इतनी चीजें अगर हैं तो कलम उठाएंगे तो हमारी कलम रुकेगी नहीं। इस बात को ध्यान रखें। नहीं, अब है थर्ड स्टेज में हमारे आंसर पहुंचे नहीं, और इस थर्ड स्टेज में हम क्या करेंगे, उत्तर लिखना शुरू करना। अब अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एक चीज आंसर राइटिंग के क्रम में हमें ध्यान रखना है, नहीं, वह क्या है, लिखे वे बातें जिनके संदर्भ में पूछा जा रहा है। अर्थात लिखते वक्त हमें डिमांड ऑफ क्वेश्चन को हर हालत में ध्यान रखना चाहिए। मोस्ट ऑफ द केस में क्या होता, हम लिखते क्या हैं, मोस्टली डिमांड ऑफ क्वेश्चन को रेस्पॉन्ड करने की बजाय हम क्या करते, तो मोस्टली डिमांड ऑफ क्वेश्चन को रेस्पॉन्ड करने की बजाय हम जो जानते हैं वही लिखते। इससे हमें कोई मतलब नहीं है कि उनके बारे में पूछा जा रहा है या नहीं पूछा जा रहा है। जैसे आपसे यह नहीं पूछा जा रहा है कि संविधान संशोधन प्रक्रिया क्या है, आपसे यह नहीं पूछा जा रहा है कि संघवाद क्या है, आपसे पूछा जा रहा है कि संघवाद की मूल भावनाओं के आलोक में संविधान संशोधन प्रक्रिया का आपको विश्लेषण करना है। कहां तक वह संघवाद की मूल भावनाओं को फॉलो करता और कहां तक वह संघवाद की मूल भावनाओं को फॉलो नहीं करता है। नहीं। अब अगर इसके कंटेक्स्ट में देखें, जब उत्तर लिख रहे होते नहीं, तो अक्सर आप देखेंगे बात किसकी आती है, पहली चीज क्या होती, इंट्रोडक्शन। और अक्सर देखेंगे जब मैं कमेंट इवैल्यूएट करता तो अक्सर एक कमेंट मेरा होता है, एक्यूरेसी इन स्टार नीडेड। इसका क्या मतलब है, जरा हम यह समझें। शादी विवाह में देखें, लड़के और लड़की को सजाया जाता है ना, क्या पर्पस होता, फोकस, और कुछ फोकस बना रहे के अलावा फोटो अच्छा है। तो फोटो पहले शादी विवाह में कैमरा होता था क्या,
हाँ, तो फिर नहीं, कंफ्यूजन ना हो। नहीं, मतलब रियल सेंस में मैं कह रहा हूं, कंफ्यूजन ना हो। कई बार देखेंगे, न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे कि लड़की के गले में वरमाला डालने की बजाय जो है, लड़की के बगल में जो सहेली खड़ी थी या बहन खड़ी थी, उसके गले में वरमाला डाल दिया गया या सिंदूर डाल दिया गया। कभी पढ़ा है या नहीं, सुना है या नहीं? ऐसा क्यों होता? तो सिंपल सी चीज है, जब लड़की से ज्यादा जो है सजा दीजिएगा लड़की की सहेली को या बहन को, नहीं तो वो तो मोमेंटस रिएक्शन है। नहीं, जब अच्छा ऐसे भी केस आए हैं कि लड़की लड़के की बजाय उसके दोस्त को पहना दी है। आप इस चीज को समझने की कोशिश करें, समझे। आंसर राइटिंग भी कुछ ऐसी ही चीज है, नहीं, क्योंकि इंट्रोडक्शन को लेकर के आपकी जो सोच है, वह सोच क्या है? इंट्रोडक्शन को लेकर आपकी सोच यह है, बड़ा धांसू होना चाहिए। अब धांसू इंट्रोडक्शन का मतलब एकदम लच्छेदार वाक्य में जो है, नहीं, जो प्रश्न पूछा गया है उसके बैकग्राउंड को हम इंट्रोडक्टरी पैरा में डालते हैं, जिसका दूर दूर तक प्रश्न की मूल मांग से कोई संबंध नहीं जुड़ता, दूर दूर तक संबंध नहीं जुड़ता है। और अगर इस स्थिति में देखें तो उस इंट्रोडक्शन की कोई उपयोगिता नहीं है। ग्रेजुएशन पीजी में यही यूनिवर्सिटी में आप लोग करते आए हैं, हम लोग करते आए हैं। तो अगर आप, और आंसर जो शुरू होता है रियल सेंस में सेकेंड पैराग्राफ से शुरू होता है, तो आप इस चीज को समझने की कोशिश करें कि अगर आपके लिए इंट्रोडक्शन का मतलब यह है, तो मेरा बड़ा क्लियर कट मैसेज है, नो इंट्रोडक्शन। ऐसे इंट्रोडक्शन की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इसमें तो मान लीजिए शॉर्ट नोट्स है, तो कितने वर्ड हैं? 90 वर्ड। ये पता चला भूमिका में चला गया, 450 वर्ड में लिखना है, तो पता चला 60 वर्ड, 70 वर्ड, 75 वर्ड भूमिका में ही चला गया, जिसका प्रश्न से कोई संबंध नहीं है। तो जो नहीं लिखना है वो लिखेंगे, तो जो चीजें लिखनी है वहां कट तो करना होगा, वहां तो समझौता करना होगा। तो इस चीज को ध्यान में रखना है। तो इसलिए इंट्रोडक्शन के कंटेक्स्ट में देखें तो मेरा बड़ा क्लियर कट मैसेज है, आंसर वहीं से स्टार्ट करें जहां पर प्रश्न खत्म हो रहा है, उत्तर की शुरुआत वहीं से करें जहां पर प्रश्न खत्म हो रहा है। नहीं, जैसे अगर आप देखें, नहीं, तो अगर इस प्रश्न को मुझे रेस्पॉन्ड करना हो, नहीं, नहीं, तो मैं शुरू करूंगा कि भारत एक संघ है, राज्यों का संघ है, और इसलिए स्वाभाविक है कि भारतीय संविधान से संघीय होने की अपेक्षा स्वाभाविक है। लेकिन चूंकि भारतीय संघ की प्रकृति विशिष्ट है, इसलिए संघवाद की मूल भावनाओं के अनुरूप भारतीय संविधान जो है वह संघवाद की मूल भावनाओं के विपरीत भारतीय संविधान एकल संविधान है। अर्थात संघ में अगर हम जाकर के देखें तो अलग अलग संविधान होते संघ और राज्य के, लेकिन इंडियन कंटेक्स्ट में सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है।
एक दूसरी चीज, अगर हम संविधान संशोधन प्रक्रिया को देखें तो संविधान संशोधन प्रक्रिया भी भारतीय संघ की इस विशिष्ट प्रकृति के अनुरूप है। एकल संविधान और संविधान संशोधन प्रक्रिया में संसद की प्रमुख भूमिका, और ये दोनों चीजें अगर देखें तो भारतीय संविधान की सीमा बनकर आती। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि भारतीय संविधान संघीय नहीं है। इसका मतलब यह नहीं है कि भारतीय संविधान संघवाद की मूल भावनाओं को फॉलो नहीं करता है। बेसिक स्पिरिट ऑफ जो इंडियन फेडरलिज्म है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और अमेंडमेंट प्रोसेस, दैट इज इन अकॉर्डेंस विथ दैट। क्योंकि अगर आप देखें दो तरीके से, एक तो कंटेक्स्ट देखेंगे, राज्यसभा के जरिए राज्यों को भी भूमिका दी गई है, क्योंकि काउंसिल ऑफ स्टेट जो है स्टेट रिप्रेजेंटेटिव बॉडी के रूप में है। दूसरी ओर अगर आप जाकर के देखें तो फेडरल रिलेशन और फेडरल बैलेंस को प्रभावित करने वाले जो अमेंडमेंट हैं वे आधे राज्यों के सहमति के बिना, आधे राज्यों के अनुमोदन के बिना उन्हें लागू नहीं किया जा सकता। यही तो क्रक्स है इस पूरे के पूरे प्रश्न का। तो अगर संघवाद और कॉन्स्टिट्यूशनल नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोसेस के इंटर रिलेशन पर दो लाइन में लिखते हुए हम आगे बढ़े, आपको नहीं लगता ये डिमांड ऑफ क्वेश्चन के ज्यादा करीब होगा? कहां तक है कहां तक नहीं है, सारी चीजें उसमें समाहित हो गई, क्योंकि 90 वर्ड में उससे ज्यादा हम लिख नहीं सकते। तो एक तो इस कंटेक्स्ट को देखें, दूसरा कंटेक्स्ट देखें, वह क्या है? रेस्पॉन्ड एवरी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। ध्यान रखेंगे कई प्रश्नों में आप देखेंगे 38 नंबर को डिफरेंट पार्ट में डिवाइड किया गया है। नहीं, हर पार्ट के लिए अलग अलग अंक निर्धारित किए गए, और कई प्रश्नों में देखेंगे 2 पार्ट हो, 3 पार्ट हो, आपको कंसोलिडेटेड फॉर्म में 38 मार्क्स दिए गए हैं, इंटीग्रेटेड फॉर्म में। लेकिन हमेशा ध्यान रखें एग्जामिनर को इंस्ट्रक्शन दिए जाते कि किस पार्ट के लिए कितने मार्क्स अलॉटेड है और उसी के हिसाब से मार्किंग होती है। अगर एक पार्ट छोड़ेंगे तो 38 में उसके लिए निर्धारित अंक को घटा करके ही मार्किंग होंगे। तो इसलिए प्रश्न के हर पार्ट को रेस्पोंड करें, और इस क्रम में अगर आप देखें तो कुछ चीजों को ध्यान में रखने की जरूरत है, जैसे समग्रता। आपके उत्तर में समग्रता होनी चाहिए, ठीक है? आपका उत्तर कंप्लीट हो और कंप्रीहेंसिव हो। नहीं, दूसरा कंटेक्स्ट अगर आप जाकर के देखें तो तथ्यों के सापेक्षिक महत्व को ध्यान में रखना, रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ द फैक्ट को आपको ध्यान में रखना है। रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ द फैक्ट को आप ध्यान में नहीं रखेंगे, ठीक है? तीसरा जो कंटेक्स्ट है, आपका आंसर जो होना चाहिए विश्लेषण परक होना चाहिए, एनालिटिकल होना चाहिए।
इन बातों का ध्यान रखें। नेक्स्ट है कंपैरेटिव राइटिंग, तुलनात्मक लेखन होना चाहिए। तुलनात्मक लेखन होना चाहिए, कंपैरेटिव अप्रोच को फॉलो करें। नहीं, आपके आंसर में संतुलन होना चाहिए, बैलेंस मस्ट बी मेंटेन्ड। अगेन अगर इसके कंटेक्स्ट में देखें, आपको अपने आंसर में क्या करना चाहिए? तो दोहराव से परहेज करना चाहिए। अवॉइड रिपीटेशन। एग्जामिनर को यह मैसेज जाना चाहिए, आप इस बात को समझे, जब तुलनात्मक लेखन करते हैं ना, तो विषय से आपको ऊपर उठना होता। और दूसरा, तुलनात्मक लेखन तभी संभव है जब आपकी जानकारी का दायरा क्या हो? व्यापक हो। बिना जानकारी के दायरे की व्यापकता के कंपैरेटिव अप्रोच संभव नहीं है। और विषय से ऊपर तभी उठा जा सकता है जब इंफॉर्मेशन के साथ साथ अंडरस्टैंडिंग, इंफॉर्मेशन पर भी पकड़ हो और अंडरस्टैंडिंग भी हो आपकी। जब तक समझ विकसित नहीं होगी, उस टॉपिक से ऊपर नहीं उठ पाएंगे, और जब तक ऊपर नहीं उठ पाएंगे तब तक कंपैरेटिव राइटिंग जो है संभव नहीं होगी। जहां तक रिपीटेशन के कंटेक्स्ट में बात, अक्सर मैं कहता हूं, भाषण प्रतियोगिता वगैरह में कभी भाग लिया हो बचपन में, तो एक पेट लाइन हुआ करता है, तकिया कलाम जिसको कहते हैं। समय बहुत कम है, कहने के लिए बहुत अधिक बातें, सारी बातें कही नहीं जा सकती। इसलिए हमारी कोशिश होगी कि कम समय में अधिक से अधिक बातों को रखा जा सके। यह होता ही ये नहीं होता। तो एग्जामिनर को मैसेज देना है कि जानते आप बहुत कुछ हैं, इतने कम समय में सारी चीजें नहीं लिखी जा सकती, इसलिए मजबूरी है कि आप अपने लेखन को जो अधिक महत्वपूर्ण चीजें हैं उनके दायरे तक सीमित आपने रखा है। और आप क्या करते? जब रिपीटेशन आपके आंसर में दिखता है, तो उस रिपीटेशन का मतलब क्या होता? उस रिपीटेशन का मतलब होता है, आप एग्जामिनर को मैसेज देते हैं कि अब आपके पास कहने के लिए कुछ नहीं है, स्टॉप, समाप्त हो चुका है। नहीं, और समस्या यही नहीं है कि स्टॉक समाप्त हो चुका है, आपके पास कहने के लिए कुछ नई बातें नहीं, बल्कि दूसरी समस्या यह भी है, रिपीटेशन यह भी बतलाता है कि आपको यह भरोसा नहीं है कि आपने जो कहा है सही कहा है। आपने जो उत्तर लिखा है, उस उत्तर को लेकर के आप खुद कॉन्फिडेंट नहीं है, उस उत्तर को लेकर के आप खुद सेटिस्फाइड नहीं है। यह मैसेज वहां जाता है। तीसरी बात जो मैं कहना चाहूंगा इसके कंटेक्स्ट में, वह क्या है? जब आपके आंसर में रिपीटेशन होता, तो उसका एक तीसरा मतलब भी है। और वो तीसरा मतलब क्या है जानते हैं? आप सामने वाले को गधा समझते हैं, बेवकूफ बनाने की कोशिश में लगे हुए, नहीं, कुछ कह नहीं रहे हैं, लेकिन कुछ कहते हुए आप दिखने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, यह एक प्रकार से सेंस ऑफ डिसरेस्पेक्ट है एग्जामिनर के प्रति। और सेंस ऑफ डिसरेस्पेक्ट के लिए कोई स्पेस वहां पर नहीं। तो अगर सेंस ऑफ डिसरेस्पेक्ट घर में रिफ्लेक्ट होगा,
तो पेरेंट्स क्या करते, बड़े क्या करते? नहीं, पनिश करते। पनिशमेंट के कई फॉर्म, कान के नीचे जोड़ के 2 लगाएंगे। घूर के मत देखो, मैं तो सबको देख रहा हूं। ठीक है। दूसरा तरीका होता, हम लोग जैसा आदमी जब तक एक्सट्रीम नहीं हो तो हम लोग करते हैं, बात करना बंद कर देते हैं। जाओ, जो मन में हो, आई हैव नथिंग टू डू विथ यू। और मुझे लगता है ये पनिशमेंट सबसे बड़ा पनिशमेंट। बातें समझ? तो एग्जामिनर के पास तो ये विकल्प नहीं है। एग्जामिनर क्या करेगा? एग्जामिनर सिंपल काम वहां करेगा, इसको 2 बार घुमाना है तो 8 होगा, और वो क्या करेगा? एक ही बार घुमा करके छोड़ देगा, एक ही बार घुमा करके छोड़ देगा। क्या? कौन? जरा पता करके देखिएगा ना। हम लोग तो अक्सर ऐसे प्रॉब्लम को फेस करते हैं। सर सब कुछ ठीक है, लेकिन ये समझ में नहीं आया कि 8 नंबर में 1 नंबर ही कैसे दिया। तो कई बार मैं कहता हूं आपका चेहरा उसके सामने नहीं होगा। चेहरा अगर होता तो शायद कुछ और दे देता। हमेशा एक बात ध्यान रखें, एग्जामिनर अंधा होता है। और एग्जामिनर अंधा होता है का मतलब क्या? इसका मतलब यह है कि वह उतना ही देखेगा जितना आप आंसर के जरिए दिखाने की कोशिश कीजिएगा, उससे ज्यादा वो नहीं देखेगा। उतना ही समझेगा जितना आप आंसर के जरिए समझाने की कोशिश कीजिएगा, उससे ज्यादा नहीं समझेगा। हां, एक जगह वो दिमाग जरूर लगाएगा। अगर कुछ उल्टा लिख रहे हैं या कुछ उल्टा भाव निकल रहा है तो उसको जरूर वो नोटिस करेगा और उसके लिए पनिश जरूर करेगा। रिवार्ड दे या ना दे, पनिश जरूर करेगा। तो इस चीज को समझिए। नहीं, अगर इस कंटेक्स्ट में जाकर के देखें, इतनी चीजों के बाद अगला डायमेंशन क्या है? कंक्लूजन। और कंक्लूजन के कंटेक्स्ट में कहना चाहूंगा, कंक्लूजन मस्ट बी पॉजिटिव। कंक्लूजन का इंटेंट जो है पॉजिटिव होना चाहिए। कंक्लूजन का इंटेंट नेगेटिव नहीं होना चाहिए। नहीं, एक कंटेक्स्ट। दूसरा जो कंटेक्स्ट है, कंक्लूजन जो है वो मॉडरेट होना चाहिए, मॉडरेट एंड बैलेंस्ड होना चाहिए। जो कंक्लूजन आप ड्रॉ कर रहे हैं संतुलित और मर्यादित भाषा में होनी चाहिए। आगे की एक पंक्ति मैं अक्सर कोट करता हूं, ठीक है, कि मौन भी अभिव्यंजना है, जितना तुम्हारा सच है उतना ही कहो, तुम व्याप नहीं सकते, तुम में जो व्यापा है उसी को निभाओ। ठीक है, कोई भी कंक्लूजन आप दें या मैं दूं, नहीं, उस कंक्लूजन का आधार क्या होता है? हमारी जानकारी, हमारी समझ। कंक्लूजन का आधार वही है ना। और हमारी जानकारी की एक सीमा है, हमारी समझ की एक सीमा है। हो सकता है कुछ ऐसे तथ्य हो जहां तक हमारी पहुंच नहीं हो, जहां तक हम नहीं पहुंच पाए हो। तो इतना स्पष्ट होना चाहिए या नहीं
कि जब वो नए तथ्य हमारे सामने आते तो उन नए तथ्यों के आलोक में हम अपने कंक्लूजन को क्या कर सकें, उन नए तथ्यों के आलोक में हम अपने कंक्लूजन को मॉडिफाई कर सकें, उन नए तथ्यों के आलोक में हम अपने कंक्लूजन को रिव्यू कर सकें, हम अपने ओपिनियन को रिव्यू कर सकें। इसकी तो उम्मीद की जा सकती है, यह तो अपेक्षित है नहीं। और इसलिए कभी भी कंक्लूजन इस रूप में ड्रॉ ना करें कि आपको लगे कि अंतिम सत्य हमारे पास है। यद्यपि देखेंगे तो हर किसी को यही लगता है कि अंतिम सत्य हमारे पास ही है, नहीं। और एक मतलब यह एक मिनिमम फ्लेक्सिबिलिटी हो ताकि आपके कंक्लूजन में अपोजिट ओपिनियन वाले के लिए भी स्पेस हो और आपके कंक्लूजन को अपोजिट ओपिनियन वाला भी एक्सेप्ट कर सके। इस बात को ध्यान में रखिए। जब कंक्लूड हम इस तरीके से करेंगे तो उस कंक्लूजन की स्वीकार्यता क्या होगी, उस कंक्लूजन की स्वीकार्यता व्यापक होगी, बढ़ जाएगी। वो कंक्लूजन एग्जामिनर जो कॉपी इवेल्युएट कर रहा है वह कंक्लूजन उसके लिए ऑफेंडिंग नहीं होगा। इतनी बातें स्पष्ट हुई। तो आंसर राइटिंग के क्रम में इन बातों को ध्यान में रखना है। अब वापस अगर हम यहां पर लौटे तो फेडरल स्पिरिट के अनुरूप कहा है, तो दो कंटेक्स्ट की बात हमने यहां पर की और वो कंटेक्स्ट क्या था। तो एक कंटेक्स्ट हमने कहा राज्यों की प्रतिनिधि संस्था के रूप में राज्यसभा की भूमिका, राज्यसभा की भूमिका, और दूसरी क्या है, संघीय संतुलन को जो प्रभावित करने वाले संशोधन है। संशोधनों के संदर्भ में आधे राज्यों के विधानमंडल का अनुमोदन अपेक्षित। बातें स्पष्ट हुई। अगर इसके कंटेक्स्ट में हम मूव करें, अगेंस्ट द फेडरल स्पिरिट की बात करें, नहीं, तो अगर इसके कंटेक्स्ट में हम बात करें, संविधान तो संघ और राज्य दोनों का है, पर संशोधन प्रक्रिया में, पर अमेंडमेंट प्रोसेस में राज्यों की भूमिका नहीं। नो रोल फॉर राज्य विधानमंडल, नहीं।
ठीक है, तो बस इतने में तो काम चल जाएगा, इससे ज्यादा क्या लिखिएगा। और चूंकि 90 शब्द से ज्यादा आप लिख नहीं सकते, तो ये 3-4 पॉइंट होंगे और इसी को 2-2 लाइन के एनालिसिस से लिंकअप कर देंगे, काम खत्म हो गया। बातें स्पष्ट हुई या नहीं? इससे ज्यादा क्या स्पेस ही नहीं है। बढ़े आगे, दूसरा प्रश्न हम मूव करें। दूसरा प्रश्न क्या है? आपातकाल की उद्घोषणा का मूलाधिकारों पर क्या असर पड़ता है? नहीं, 44वें संविधान संशोधन ने 44वें संविधान संशोधन अधिनियम ने इन दोनों के अंतर संबंधों को किन रूपों में प्रभावित किया? अगर आप इस प्रश्न को देखें तो प्रश्न के 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट क्या है? आपातकाल का फंडामेंटल राइट पर असर। और प्रश्न का दूसरा पार्ट क्या है? फोर्थ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट का इस पर प्रभाव। नहीं, अब अगर इस प्रश्न को हमें करना हो, तो अगर इसे स्टार्ट करना हो, नहीं, तो हम यहां से शुरू करेंगे फंडामेंटल राइट्स की प्रकृति, नेचर ऑफ फंडामेंटल राइट्स, और इसकी प्रकृति क्या है? आत्यंतिक नहीं, या एब्सोल्यूट नहीं है, और फंडामेंटल राइट्स जो है एब्सोल्यूट नहीं है। इसके प्रमाण क्या है? नहीं, तो प्रमाण है एफआर के निलंबन का प्रावधान। और ऐसा कब होता? ऐसा कब? जब राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा, नहीं, आर्टिकल 352, तो ऐसी स्थिति में मूलाधिकार क्या होते? निलंबित हो जाते। नहीं, अब अगर इसके कंटेक्स्ट में देखें,
यहां पर पूछा जा रहा है 44वें संविधान संशोधन का इस पर क्या प्रभाव पड़ा, यहां पर लाकर के जोड़ दिया। तो इसका मतलब यह हो गया कि 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के पूर्व की स्थिति क्या थी, नहीं, और इसके बाद की स्थिति क्या है, तो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के पहले देखें, सभी मूलाधिकारों का निलंबन संभव था। नहीं, इसके बाद की स्थिति क्या है, नहीं, फंडामेंटल राइट का निलंबन तभी जब उद्घोषणा का आधार क्या हो, आपातकाल की उद्घोषणा का आधार क्या हो, युद्ध या बाह्य आक्रमण। अगर आपातकाल की उद्घोषणा सशस्त्र विद्रोह के आलोक में की गई है, तब मूलाधिकारों का निलंबन नहीं किया जा सकता। ठीक है, मतलब सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में नहीं। और अगर हम यहां से मूव करें तो दूसरा जो कंटेक्स्ट है, अनुच्छेद 20 ही है ना, और 21 का किसी भी स्थिति में निलंबन नहीं। किसी भी स्थिति में निलंबन नहीं हो, नहीं। और इसी के कंटेक्स्ट में मूव करें तो अनुच्छेद 19 का स्वतः निलंबन, आर्टिकल 358 और अनुच्छेद 359 उन मूलाधिकारों का निलंबन जिनका राष्ट्रपति की उद्घोषणा में उल्लेख हो। बात खत्म। जैसे भाषा देख करके ये करने की कोशिश करेंगे, चीजें गड़बड़ा जाएंगी। जब भी शॉर्ट नोट्स लिख रहे हैं तो कोशिश करें 2 लाइन का स्टार्ट देके, और 2 पार्ट अगर है तो लिंकअप करते हुए 1 लाइन 2 लाइन के जरिए पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 4, और पूरा लाइन लिखने की बजाय मूल बातों की ओर इशारा करें। तभी आप टाइम मैनेजमेंट कर पाएंगे, टाइम मैनेजमेंट भी कर पाएंगे, और प्रेस्क्राइब टाइम में आप प्रश्नों को इफेक्टिवली रिस्पॉन्ड करने की स्थिति में होंगे। अगर ऐसा नहीं होगा तो आप उसको रिस्पॉन्ड करने की स्थिति में नहीं होइएगा। बढ़े आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करें। ये है 1C, और प्रश्न क्या है,
संघवाद की मूल भावनाओं के आलोक में राज्यों की निर्माण प्रक्रिया का विश्लेषण करें। राज्यों की निर्माण प्रक्रिया का विश्लेषण करें। ठीक है। जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन में के संदर्भ में इससे संबंधित क्या विवाद है? फिर यहां पर देखें, प्रश्न के कितने पार्ट हैं? प्रश्न के 2 पार्ट हैं। नहीं, प्रोसेस ऑफ स्टेट फॉर्मेशन, राज्यों की निर्माण प्रक्रिया, और इसको किसके कंटेक्स्ट में देखना है? इसका जो फेडरल कंटेक्स्ट है, और प्रश्न का दूसरा पार्ट क्या है? जेके का पुनर्गठन। ये विवाद क्या? नहीं? अब इस प्रश्न को अगर हमें रेस्पॉन्ड करना हो, बार बार एक बात मैं कहता, प्रश्न को जब आप रेस्पॉन्ड करते हैं तो स्टार्ट कैसे करना है? नहीं, तो अगर हम इसमें मूव करें तो हमें अगर इंट्रोडक्शन देना हो यहां पर, तो हम कहां से शुरू करेंगे? भारतीय संघ की विशिष्ट प्रकृति। नहीं, इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट, विनाशी राज्यों का विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। इसका प्रमाण क्या है? प्रमाण है प्रोसेस ऑफ स्टेट फॉर्मेशन। नहीं, ठीक है। अब अगर इसके कंटेक्स्ट में देखें, फेडरल कंटेक्स्ट में अगर देखें, तो राज्यों की निर्माण प्रक्रिया में राज्यों की भूमिका महज सांकेतिक, औपचारिक। नहीं, महज राज्यों की राय और
अपेक्षित है। स्टेट के ओपिनियन जो है वो एक्सपेक्टेड है, और अगर इसके कंटेक्स्ट में हम जाकर के देखें, ये बाध्यकारी नहीं है। बाध्यकारी नहीं है, और बिना राय के भी नए राज्यों का गठन संभव है। अगर प्रपोजल में बाद में किसी प्रकार, क्योंकि एक प्रेस्क्राइब टाइम लिमिट के अंदर राज्यों को राय देनी, अगर प्रेस्क्राइब टाइम लिमिट को अगर फॉलो नहीं करते राज्य, उसके अंदर उन्होंने अपना ओपिनियन नहीं दिया, नहीं तो संसद फिर फर्दर प्रोसीड कर सकती है। या जो प्रपोजल राज्यों को भेजा था जिस पर राय ली गई, अगर उस प्रपोजल में किसी प्रकार का संशोधन होता है तो दोबारा स्टेट से कंसल्टेशन जरूरी नहीं है। नहीं, प्रश्न के दूसरे पार्ट की तरफ जाकर के देखें, यहां विवाद क्या था। राज्य विधानमंडल की राय नहीं लिया जाना, बातें स्पष्ट हुई। बस यही तो है डिमांड ऑफ क्वेश्चन। नहीं, औपचारिकता भी नहीं पूरी की गई। इससे ज्यादा का स्पेस ही नहीं है यहां पर। और ये चीजें कब होंगी, तो हमेशा ध्यान रखें, जब ऐसे प्रश्न आपके सामने हो तो ट्राई आपको करना चाहिए कि हम 450 शब्द में भी उसका आंसर लिखने की कोशिश करें, और हम उसका आंसर 90 शब्द में भी लिखने की कोशिश करें। जिस दिन आपने 90 को 450 शब्द में कन्वर्ट करना सीख लिया और 450 को 90 में रिड्यूस करना सीख लिया, समझ जाइए कि आप खिलाड़ी बन चुके हैं, तैयार हैं। होना नहीं होना डिफरेंट चीज है, लेकिन समझ जाइए कि आप डिजर्व कर रहे हैं। जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जिस सर्विसेज के लिए एस्पायर कर रहे हैं, उसके लिए आप डिजर्व कर रहे हैं। और जब तक ऐसा नहीं होता, जब तक ऐसा नहीं होता, तब तक आपके डिजर्विंग होने पर कम से कम मुझे संदेह होगा। ठीक है, आगे बढ़े। अगला प्रश्न था, सामर्थ्यकारी सरकार की अवधारणा क्या है। सामर्थ्यकारी सरकार की अवधारणा क्या है? क्या यह कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के
What is the concept of enabling government? Do you think that it is against the basic concept of वेलफेयर स्टेट? अब इस प्रश्न को समझिए, ये प्रश्न किससे संबंधित है? यह प्रश्न जो है, नहीं, यह नेचर एंड रूल ऑफ स्टेट से संबंधित। अक्सर दुकानों पर जाएंगे तो क्या लिखा रहेगा? ग्राहक अपने सामान की रक्षा स्वयं करे। रेल और बस पर चलेंगे तो यात्री अपने सामान की रक्षा स्वयं करे। तो जो कॉन्सेप्ट ऑफ इनेबलिंग गवर्नमेंट, बेसिकली देखिए नेचर ऑफ स्टेट की बात यहां पर मैं क्यों कर रहा हूं? नहीं, क्योंकि अगर सोशलिस्ट नेचर स्टेट का होगा, अगर समाजवादी प्रकृति राज्य की होगी तो वो किसकी बात करेगी? वहां पर रोल ऑफ वेलफेयर स्टेट होगा। वहां पर सरकार क्या करेगी? तो वहां पर सरकार द्वारा नागरिकों के कल्याण के लिए नागरिकों के कल्याण के लिए काम करेगी, हस्तक्षेप करेगी। नहीं, क्योंकि एक सोशलिस्ट स्टेट जो होता है वह क्या करता है? अपने सिटीजन के प्रति अपने ऑब्लिगेशन को क्या करता है? नहीं, इसका मतलब क्या हुआ? नागरिकों के प्रति अपने दायित्व को स्वीकारना। यह जो है सिटीजन के प्रति अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट करेगी, जो भी वेलफेयर स्टेट होगा। अब अगर आप जाकर के देखें, लिबरल स्टेट जो है, अब इस चीज को समझिए, जो लिबरल स्टेट है उदार राज्य जो होगा, अगर उदार राज्यों को देखें वो कैसा होगा? बाजार की ओर उन्मुख, मार्केट ओरिएंटेड होगा, या हस्तक्षेप से क्या करेगा? तो सामर्थ्यकारी सरकार की अवधारणा का संबंध किससे जाकर जुड़ता? कॉन्सेप्ट ऑफ इनेबलिंग गवर्नमेंट का संबंध किससे जाकर जुड़ता? जो नियो लिबरल स्टेट होगा वह, अर्थात या यहां पर स्टेट अपने नागरिक दायित्वों को
स्वीकारने से परहेज करेगा। सिटीजन के प्रति ऑब्लिगेशन से, नागरिकों के पक्ष में हस्तक्षेप से, नागरिकों के पक्ष में हस्तक्षेप से परहेज करेगा। यह क्या कहेगा? इसकी सोच क्या होगी? नागरिकों को समर्थ बनाने के, ताकि वो अपनी जरूरतें खुद पूरी कर सके। ये एक्सपेक्टेशन उसके हो, तो ऑब्वियसली दोनों कन्फ्लिक्टिंग आइडिया है नहीं। और इंडिया अभी जिस पोजीशन पर है, वहां पर किसकी जरूरत है? दोनों की जरूरत, दोनों की जरूरत। क्योंकि जो नीडी लोग हैं, उनकी नीड और रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए एक्टिव इंटरफेरेंस की जरूरत है। और यह कब होगा? जब हम और आप भी बोरा लेकर के, राशन कार्ड लेकर के 5 किलो पर यूनिट अनाज लेने पहुंच जाएंगे, नहीं? या वहां पर जाएंगे, थंब इंप्रेशन दे करके पैसा उसके एवज में ले लेंगे, तो स्टेट का बर्डन बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? तो जो नीडी लोग हैं, उनको ऑब्लाइज करने की स्टेट की क्षमता क्या होगी? कम होगी। बातें स्पष्ट हुई? इसलिए बार बार ये बात कह रहा, आइडिया को पकड़े। बार बार मैं कहता हूं, आखिर ये प्रश्न पूछे क्यों जा रहे हैं? इन प्रश्नों के पूछे जाने के पीछे रीजन क्या है? इस चीज को समझने की जरूरत है। नहीं बढ़े आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न है, न्यायपालिका और विधायिका के बीच विवाद ने फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव नीति निर्देशक तत्वों की वैधानिक स्थिति को, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, नीति निर्देशक तत्वों की वैधानिक स्थिति को किन रूपों में परिवर्तित किया? How conflict between judiciary and legislative affected the legal status of DPSP? Elucidate. अब अगर इस प्रश्न के कंटेक्स्ट में देखें, अब 90 वर्ड में इस प्रश्न को समेटना क्या होगा?
आसान है क्या? अगर हम गौर करें, नहीं, तो अगर डीपीएसपी के कंटेक्स्ट में बात करें, अगर वैधानिक स्थिति की बात करें तो कार्यपालिका और विधायिका के लिए क्या है? गाइडिंग प्रिंसिपल, ये गाइडिंग प्रिंसिपल का काम करते नहीं, लेकिन ये न्यायालय में क्या है? अवाद योग्य। और अगर इस कंटेक्स्ट में देखें तो एक और चीज कहूंगा, इनकी तुलना में किसको प्राथमिकता दी गई? फंडामेंटल राइट को प्राथमिकता। लेकिन आज स्थिति क्या है? नहीं, आज वैधानिक स्थिति क्या हो चुकी? आज इसकी वैधानिक स्थिति परिवर्तित हो चुकी है। नहीं, और यह जो परिवर्तित हुई है वो किसकी पृष्ठभूमि में? लेजिस्लेटिव वर्सेस जुडिशियल। अब यहीं से हम पिक करेंगे 24th 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। गोलकनाथवाद के निर्णय को क्या किया गया? पलट दिया गया और आर्टिकल 39B और C में उल्लिखित निदेशक तत्वों को फंडामेंटल राइट पर प्राथमिकता। और इस स्थिति को किसके द्वारा स्वीकार किया गया? केशवानंद भारतीवाद। उन्नीस सौ 73 द्वारा इसे स्वीकारना। अब अगर जाकर के देखें मिनर्वा मिल केस, नाइनटीन 1980 द्वारा क्या किया गया? तो जब हम मिनर्वा मिल केस 1980 में हम जाएंगे, नहीं, तो फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी के बीच समरस अर्थान्वयन पर बल, सामंजस्यपूर्ण संतुलन की बात की गई। नहीं, और अगर आप जाकर के देखें रंजना द्विवेदी वाद में क्या किया गया? 1983 न्यायपालिका को
अनुच्छेद 37 के निर्देशों से क्या किया गया? बंधा बतलन और अगर इसके कंटेक्स्ट में जाकर के देखें इसका समेकित परिणाम क्या होता? ये जो कंटेक्स्ट है नहीं या ओवरऑल कहें इसका समेकित परिणाम क्या होता? आर्टिकल 21 का विस्तार और इसके माध्यम से डीपीएसपी का क्रियान्वयन, बातें स्पष्ट हुई? इतना भी लिख दे तो इतना भी लिखना मुझे नहीं लगता पॉसिबल है। क्या अर्थान्वयन? इसका मतलब यह हुआ कि दोनों के बीच सामंजस्यपूर्ण संतुलन पर जोर दिया गया और इसी के साथ आप देखेंगे मौलिक अधिकारों के परिप्रेक्ष्य में नीति निर्देशक तत्वों की व्याख्या शुरू होती है और उनका क्रियान्वयन शुरू होता है। बातें ये स्पष्ट हुई या नहीं? बढ़े आगे। क्वेश्चन नंबर 2, संविधानवाद क्या है? यह किस प्रकार संविधान और संवैधानिकता से भिन्न है? भारतीय संविधान के उन उपबंधों को स्पष्ट कीजिए जो संविधानवाद को सुनिश्चित करते हैं। What is constitutionalism? How it is different from constitution and constitutionalism? Constitutionality. नहीं, discuss those provisions of Indian Constitution which ensures constitutionalism. बेसिकली देखिए प्रश्न के कितने पार्ट हैं? दो पार्ट। नहीं, कैसे दो पार्ट हैं? तो फर्स्ट पार्ट जो है ठीक है, आप लोग करते क्या है जब आंसर लिखते
तो 4 बार आप लोग जो है, ठीक है, 4 बार आप इसकी बात करते हैं। सिंपल सी चीज है, फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे, पहले संविधान की बात करें, पहले संविधान को डिफाइन करें। नहीं, ऐसे लीगल डॉक्यूमेंट के रूप में जब जिसके अनुरूप किसी देश में शासन का संचालन होता है। नहीं, फिर हम लौटे संविधानवाद की ओर, इसको डिफाइन करें। और संविधानवाद की संकल्पना क्या करती है? संविधान सर्वोपरि, सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और अगर इसके कंटेक्स्ट में हम जाकर के देखेंगे तो सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को सुनिश्चित करने का साधन क्या है? नहीं, तो संविधानवाद का उपकरण है क्या है? संवैधानिकता का निर्धारण। नहीं, which provision are constitutional and which aren't, इसी के माध्यम से किया जाता है ना। तो संविधान, संविधानवाद और संवैधानिकता तीनों के अंतर संबंध आ जाएंगे एक पैराग्राफ में। और दूसरा पैराग्राफ क्या होगा? दूसरा पैराग्राफ होगा इसके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। नहीं, तो बेसिकली अगर हम जाकर के देखेंगे तो पहला काम हम किसकी चर्चा करें? तो पहली चीज जिसकी चर्चा करें, आर्टिकल। और एक चीज ध्यान रखेंगे, जुडिशियल रिव्यू शब्द के लिए हिंदी में न्यायिक पुनर्विलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन का इस्तेमाल करें। न्यायिक समीक्षा शब्द के इस्तेमाल से परहेज करें। आप में से कई लोगों ने लक्ष्मीकांत की बुक से उतार दिया था, जो भी आंसर चेक किया है हमने। अवॉइड करें न्यायिक समीक्षा टर्म को, ठीक है। उसके लिए रिव्यू टर्म, न्यायिक पुनर्विलोकन टर्म। आर्टिकल 13(2) अगेन अगर आप इसके कंटेक्स्ट में जाकर के देखें, सेपरेशन ऑफ पावर से रिलेटेड प्रोविजन जो है, चाहे आर्टिकल 50 हो, चाहे अनुच्छेद 105 हो, अनुच्छेद 121 हो, अनुच्छेद 122 हो, अनुच्छेद 194 हो, अनुच्छेद 211 हो, अनुच्छेद 212 हो, इन सारे का संबंध कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में किससे जाकर जुड़ता? सेपरेशन ऑफ पावर से जाकर के जुड़ता है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप देखें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो चेक एंड बैलेंसेज की बात की गई है, इसका भी पर्पस क्या है? चेक एंड बैलेंसेज का पर्पस क्या है? संविधानवाद को सुनिश्चित करना। नहीं, उस चेक एंड बैलेंसेज के कंटेक्स्ट में देखें
चाहे पार्लियामेंट्री कंट्रोल ऑन एग्जीक्यूटिव की बात हो, चाहे जेआर के कंटेक्स्ट में हम बात करें, नहीं, अगेन अगर हम मूव करें यहां से अगर हम आगे मूव करें तो आर्टिकल 143 चले जाए, पूर्ण न्याय 142 है, 142 पूर्ण न्याय, वो भी तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को इंश्योर करने के लिए लाया गया है। सेक्शन आर्टिकल अगर मूव करें तो आर्टिकल 32, आर्टिकल 226, बातें समझ रहे हैं? अगेन अगर यहां से मूव करेंगे तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता एवं निष्पक्षता, उसको सुनिश्चित करने के लिए जो प्रावधान है, नहीं, अगर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के एक कंपोनेंट की ओर हम जाकर के देखें तो वो क्या है? शांतिपूर्ण सत्ता हस्तांतरण, ये भी है ना। और अगर इस पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर और अगर इसके कंटेक्स्ट में देखें तो इसी की स्वतंत्रता एवं निष्पक्षता। उत्तर लिखना तब तक संभव नहीं होगा जब तक चीजें खड़ाक खड़ाक जब क्लिक ना करे। एनालिसिस के लिए इस चीज की जरूरत है, बिना इसके आप एनालाइज करने की स्थिति में नहीं होंगे। ठीक है। और समस्या क्या है आप लोगों के साथ? नहीं, मतलब खींच तीर के अगर 10 पॉइंट है तो किसी तरह से 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 2 पॉइंट तक पहुंचते हैं, क्योंकि बहुत सारा काम है पढ़ने के अलावा आपके पास, नहीं। और स्पेशली उनको कहना चाह रहा हूं जिन्होंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया है। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना एक हॉबी है, ज्वाइन बहुत लोग करते, लेकिन जस्टिस जो है रेयर केस में लोग करते हैं। सॉरी, ठीक है। अब अगर हम मूव करें या आज यहीं तक रहने तो फिर आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए, टेस्ट के रेस्ट डिस्कशन के लिए आगे इन्फॉर्म किया जाएगा। और जो क्लासेज हैं, कल हम लोग जो टॉपिक क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर रहे थे, काम करके आइए, ठीक है। काम करके नहीं आएंगे मैं खत्म कर दूंगा, निश्चिंत हो, चाहे वो आधे घंटे में खत्म हो, 1 घंटे में खत्म हो, शंख फूंक दूंगा, सत्यनारायण भगवान की जय। हाँ, ना क्या है ना बनाइएगा, जब सब चीज यही कीजिएगा तो लिखने के लिए क्या है? पहले बनाइएगा फिर लिखिएगा। हमेशा ध्यान रखें, वो कंप्लीमेंट करना चाहिए, जैसे रिपीटेशन होगा बात खत्म है। और जो आप बनाना चाह रहे हैं रिपीटेशन होगा ही होगा। हमेशा ध्यान रखें, मेंस जो है केवल नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग का टेस्ट नहीं है, मेंस जो है लिंग्विस्टिक एक्सप्रेशन का भी टेस्ट है। कम से कम शब्दों में प्रभावी अभिव्यक्ति दे पाने में चीजों को समर्थ आप हैं या नहीं, मेंस उसका भी टेस्ट है। और इससे आपके लिंग्विस्टिक एक्सप्रेशन का टेस्ट नहीं होता।
लिंग्विस्टिक स्किल की जानकारी नहीं मिलती है। समझे? तो इसलिए किसी फॉर्मूले के तहत मत बढ़े, वो खतरनाक हो जाता है। और आप में से जो लोग भी बाजार के दबाव में हैं, किसी टॉपर ने कह दिया, हमने फ्लो चार्ट बना दिया था, हमको बड़े अच्छे मार्क्स मिले। टॉपर है तो बात तो उनकी सुनिएगा, मेरी थोड़े सुनिएगा। नहीं, तो इस चीज को ध्यान रखें, जो बनाना है बनाइए, लेकिन रिपीटेशन किसी कीमत पर नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम लोग करते हैं, पहले बना देंगे और फिर उसी को मजे खत्म हो जाएगा। तो इसलिए ये बात समझिए, समझे? अगर प्रेम विवाह है तो शादी में मजा नहीं है। अरेंज मैरिज है तो अब तो अरेंज मैरिज भी जो है, जैसे लव कम अरेंज होता ना, उसी तरह अरेंज कम लव भी होता है। शादी फाइनल हुई, उसके बाद लड़का लड़की शुरू हो गए। समझे? तो चांद तारा सब ब्याह के पहले तोड़ के ला दीजिएगा। समझे? तो उसके बाद जो है उसके बाद जो है सूरज की प्रखर दोपहरी के अलावा कुछ नहीं बचेगा। समझे? ठीक है, तो पता चला चंद्रमुखी वाला फेज भी पहले निकल जाएगा, सूरजमुखी वाला भी पहले निकल जाएगा, और ज्वालामुखी वाला फेज बहुत जल्दी आ जाएगा। तो इसलिए इस चीज को समझिए, समझे? किसी भी स्थिति में रिलीजियसली फॉलो करें, रिपीट नहीं करना है। ये कंप्लीमेंट्री हो सकता, सप्लीमेंट्री हो सकता है। नहीं, कभी बाहर गए हैं होटल वगैरह में रहने के लिए? नहीं, तो जो बड़े होटल हैं, 3 स्टार 5 स्टार होटल, नहीं तो कहेंगे नाश्ता क्या है, कंप्लीमेंट्री है हमारी तरफ से, उसके लिए कोई पैसा नहीं लगेगा। तो हम लोग जैसा आदमी जो जाता है ना, रगड़ के नाश्ता कितना कर लेता है, माले मुफ्त। बेवकूफ आदमी, इतना हम समझने के लिए तैयार नहीं है कि इस दुनिया में कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलता। जो आपको लग रहा है मुफ्त में, उसके दाम भी जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो इसको सप्लीमेंट्री के रूप में आप यूज कर सकते। आंसर को रिप्लेस मत करने की कोशिश करें, रेस्ट तो स्वतंत्र हैं आप। ठीक है, ओके, थैंक यू।